हेलो एवरीवन, दिस इज जंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। देखिए, बहुत दिनों से आप लोग अप्रैल 20 के बाद से ही आप लोगों का ये प्रेशर मेरे ऊपर था कि अब वीडियो डाला जाए। मैं देख चुका था कि पहले हम लोग बीएसओ का एक बहुत बड़ा प्लान करके बैठे थे। सब कुछ बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था। एक अच्छी टीम थी, क्वेश्चन वगैरह फॉर्मेट वगैरह सब तैयार करके रखे थे। और ऐन मौके पे बिहार एसएससी ने सिलेबस बदल दिया। और जब सिलेबस बदला तो इसका असर ये पड़ा कि सब सिस्टम ठप हो गया, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। हालांकि एआरएओ में कोई सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन बात चल रही है कि जीएस 1 में मैथ और रीजनिंग को भी इंक्लूड कर दिया जाए और अच्छे खासे मैथा में कर दिया जाए। यानी 100 क्वेश्चन में एक अच्छे खासी मात्रा में रीजनिंग डाल दिया जाए, जीएस डाल दिया जाए। लेकिन साथ में ये जो है आपका अकाउंट्स है, स्टैटिक्स है और साथ में इकोनॉमिक्स है, ये आपका 100 क्वेश्चन ही रहेगा। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये सूचना रही आप लोगों की कि इसके आधार पे चीज़ें कैसे व्यवस्थित की जाएंगी। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो आप लोगों के लिए वादा था, वो बहुत दिनों से टूट रहा था। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि लाइटिंग भी बेहतरीन नहीं है। लाइटिंग भी आप लोग देख चुके हैं कि बेहतरीन नहीं है, काम भर का लाइटिंग है। और साथ में आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड वगैरह भी ठीक नहीं है। यानी कि ये मैसेज है मेरा आप लोगों का, आप लोगों के लिए कि मेरी जो सिस्टम है वो अपग्रेड करने का प्रयास हो रहा है और इसको शिफ्ट भी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप देखे होंगे कि मैं जब उपलब्ध नहीं रहता हूँ तो आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाता हूँ या बताता हूँ, पढ़ाता हूँ क्या। अभी तक तो मैं उस तरह से कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये 2, 4, 5, 10 दिन जो भी लगेगा आप लोगों का, मैं वीडियो बीच में डालता रहूँगा इकोनॉमिक्स का। और जिन लोगों का एडमिशन हो गया हो निराश ना हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस में 70% क्या है, 70%, 70-80% हम लोग कह दें। 80% वैसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ आपको रटना है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग, कई लोग कहते हैं ना कि माइक्रो पढ़ना है, मैक्रो पढ़ना है, तो फलाना पढ़ना है, डिमाकम पढ़ना है। कुछ नहीं पढ़ना। माइक्रो और मैक्रो के केवल एक एक टॉपिक हैं। माइक्रो और मैक्रो की केवल एक एक टॉपिक है। ये मेरे पास पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है। इसमें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको मैं डाल चुका हूँ, आप व्हाट्सअप में डाल चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस आप जो है संभावित सिलेबस, उसमें माइक्रो और मैक्रो का 1 या 2 टॉपिक है। ये जो मुझे दिख रहा है ना, माइक्रो का एक टॉपिक जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन, ये टॉपिक जो है वो माइक्रो का है। आप लोग दिखाएंगे, सॉरी मैक्रो का है, ठीक है। और उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत ये माइक्रो का है। किसका? उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत किसका है? माइक्रो का है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। और 1-2 टॉपिक अंदर आप देखेंगे इसमें जो और सारी चीज़ें हैं थियोरेटिकल लेवल पे। और तो इन वितरण प्रणाली, मतलब ये 2 टॉपिक को निकाल दिया जाए। एक नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन, और दूसरा एक टॉपिक है जो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है और बाजार के प्रकार हैं। ये 2 टॉपिक, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत और बाजार का प्रकार, ये टॉपिक माइक्रो का यानी कि सूक्ष्म व्यवस्था व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। और राष्ट्रीय आय लेखांकन वो क्या है? मैक्रो का है। इसके अलावा पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो मैं बार बार कहता हूं ना कि हम तो 80 कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि 90% ऐसा टॉपिक है ना कि आप लोगों को सिर्फ रटना है। तो मैं, देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि पैसा ले लिया हूं आप लोगों का और उस तरह से नहीं चल रही हैं चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ रहे होंगे। और मैं जो दूंगा एकदम लास्ट थ्रस्ट दूंगा आपको। लास्ट थ्रस्ट का मतलब यह होता है कि अगर आपको अपने रॉकेट को इस वायुमंडलीय दाब से बाहर निकालना है तो एक मिनिमम लेवल का बल प्रयोग करना पड़ेगा। और उस बल को प्रयोग करेंगे तभी जाके वायुमंडलीय दाब से बाहर आपका रॉकेट यानी आपका सक्सेस हो पाएगा। तो जो वायुमंडलीय दाब से बाहर निकलने के लिए थ्रस्ट चाहिए, जो दाब या ताप चाहिए, जो प्रेशर चाहिए, वही मैं आप लोगों को दूंगा। और ये मुझे देने के लिए मुश्किल से 20-25 दिन लगेगा, मैक्सिमम 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिनों में आपको पूरा थ्रस्ट दे दूंगा मैं। अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और देखिए एक चीज़ और,
आप लोगों को जो टेस्ट मिल रहा है, जितने लोग भी सॉल्व कर रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि व्यूज़ वगैरह बहुत कम आ रहा है। उसके पीछे मेरा चैनल भी थोड़ा सा वो चल रहा है, मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, बहुत सारे स्ट्राइक्स भी हैं उस पर, और कुछ चीज़ें और भी लग रहा है, एडसेंस भी उसका वो हो गया। तो मुझे लग रहा है कि यूट्यूब भी कुछ वीडियो रिकमेंड नहीं कर रहा है मेरा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी देख रहे हैं 100-150 लोग, वो बस लाइक बटन भी दबा देंगे तो रिकमेंडेशन में आ जाएगा। लाइक बटन, वीडियो का लाइक बटन भी अगर आप दबा देंगे तो वो रिकमेंडेशन में आ जाएगा। तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे कर दिया करें, ठीक है। तो मैं जो कह रहा था सिलेबस के लेवल पे कि मुश्किल से 20 से 25 दिनों में ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता रहा था आपको, जो मैं वीडियो टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ वो है 25 क्वेश्चन हो या 30 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, ये वीडियो, ये जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, आप निकाल के जाके देख सकते हैं, वो सभी नेट के PYQ हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है तो नेट का PYQ है। तो नेट का PYQ मतलब आप समझ जाइए कि इस लेवल तक आप लोगों को ले जाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था का प्रकार, ये समझाऊंगा, ताकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अभी तक पढ़ाने का वीडियो डाला नहीं, आचा पाचा और इधर उधर की चीज़ें ही बनाई हैं। अब मैं सीरियसली इसको लेने का प्रयास कर रहा हूँ, और अब आपको कंटेंट भी मिलेगा, एजुकेशनल वीडियो भी मिलेंगी, करंट अफेयर्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो मिलेगा वो बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। क्योंकि जो लोग भी सफल होना चाह रहे हैं इसमें, उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर काम करना हो, वो है क्वेश्चन के कलेक्शन। जिनके पास जितना बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा वो व्यक्ति उतना ही जल्दी सफल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जहां से क्वेश्चन मिले, मैं नहीं कह रहा हूं मुझसे ही पढ़िए, लेकिन जहां से क्वेश्चन मिले आप क्वेश्चन को हैंडल करने का प्रयास करें, क्वेश्चन को हंट करने का प्रयास करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया रहता है ना, उस पर फोकस करें कि कोई क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है, उस टॉपिक से अभी जो क्वेश्चन बना है तो भविष्य में उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर फोकस करें। क्योंकि सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से होने वाला है, अन्य किसी चीज़ से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा काम करें आप लोग, ठीक है। और डिपेंड करता है आप कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, क्योंकि मैं अभी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ इसलिए इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जिस दिन से मैं वीडियो डालना चालू करूँगा, मैं आपसे बता दिया कि सिस्टम सेट हो रहा है, शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें, उसको नया अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोगों के स्टेमिना के ऊपर है, क्योंकि जब पढ़ने लगेगा वीडियो तो घंटा 2-2 घंटे का वीडियो, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 40-50 मिनट का वीडियो, लगातार 3-3, 4-4 वीडियो एक दिन में पड़ेगा। और मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर आपका 80% सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि पूरा मटेरियल तैयार है। सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रहा है, देर हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूँ आपके लिए। और जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो एडमिशन ले लिए हैं उनके लिए एकदम बल्क, आप कहीं भी पढ़ के आओ, मैं भी पढ़ाऊँगा, आप कहीं भी पढ़ के आओ, आपको आइडिया लग जाएगा कि 15-20 दिन आप जो दे रहे हैं वो लास्ट थ्रस्ट होगा। और जो हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका है, हमारा जो टीम है नेट JRF के जो हमारे साथ बच्चे हैं, उनका जो आयोग को हंट करने का जो आइडिया है, माइंडसेट है, वो बहुत बेहतरीन है। ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा अहंकार नहीं है, शायद मेरा आत्मविश्वास है। ये भविष्य में आपको दिखेगा। तो जो लोग भी एडमिशन ले चुके हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि उनको चीज़ें समय से मिलने लगेगी। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं 2-3 टॉपिक जो है उसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला चीज़ है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, तो देखिए अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र एक विषय है, ठीक है। जो अर्थशास्त्र है एक विषय है, जिस प्रकार से इतिहास है, जिस प्रकार से भूगोल है, जिस प्रकार से राजनीति व्यवस्था है, उसी प्रकार से भौतिकी, राज्य जीव विज्ञान, सभी व्यवस्थाएं जैसे हैं, सभी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं या विषय हैं, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र भी एक विषय है। तो अर्थशास्त्र के परिभाषा के रूप में सभी लोगों ने अपना अपना दिया है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को कुछ और कहा है, कल्याण का विज्ञान कहा है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को कुछ और कहा है, ठीक है। आप इस टाइप के जो स्टेटमेंट है कि अर्थशास्त्र को किसने धन का विज्ञान कहा है, अर्थशास्त्र को किसने कल्याण का विज्ञान कहा है, सामाजिक कल्याण का विज्ञान कहा है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा,
ठीक है, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो दो स्तर पे बनते हैं। किसी भी टॉपिक के अंदर जाकर वो किस प्रकार से क्वेश्चन को पुट करा देगा आप नहीं जानते, और टीजीटी पीजीटी जो यूपी वाले लोग देते होंगे तो इस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चंस आते रहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, तो बता दीजिएगा। तो अर्थशास्त्र वैसे ही है जैसे कि एक सब्जेक्ट है, लेकिन अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। गतिविधियों का केंद्र या गतिविधियों की जो व्यवस्था है जहाँ से आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। और उसके अंतर्गत आप ले सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की अपने अपने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियाँ जिस प्रकार से संचालित होंगी वो अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आर्थिक अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर ये हो गया कि अर्थशास्त्र एक अध्ययन है, एक विषय है, और अर्थव्यवस्था एक राज्य का, एक राष्ट्र का एक विषय है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन का विषय, गतिविधियों का संकेंद्रण है। ठीक है, दोनों में अंतर ये हो गया। आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है और अर्थव्यवस्था कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र किस प्रकार से अपने राज्य और राष्ट्र को आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से चलाता है उसका अध्ययन क्या है, अर्थव्यवस्था है, या उसको संचालित करने का रूप क्या है, अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं पूरी दुनिया, जितना 200-250 देश हैं, आप पूरी दुनिया को, सातों कंटिनेंट को देखेंगे तो समय और विकास के, समय और परिस्थितियों के हिसाब से अर्थव्यवस्था का प्रकार बदला है। अर्थव्यवस्था का प्रकार बदला। आप देखिए अमेरिका अभी कितनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, लेकिन इसकी जो इसकी जो गतिविधि है वो पूंजीवादी गतिविधि है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गतिविधि है। आप देख लीजिए रूस, ये भी एक अच्छी खासी, इसकी भी 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन ये साम्यवादी, ये समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था की गतिविधि है। और भारत जो कि 3 पॉइंट समथिंग है, भारत 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर है, उसकी भी आप देख लीजिए कि ये मिश्रित व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इन सबों को हम लोग एक सीक्वेंस में समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से है, किस किन आधारों पे दुनिया के देशों के अर्थव्यवस्था को बांटा गया है और उसको किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था कैसा है। ठीक है, नियंत्रण के आधार पे देख लेते हैं। नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था। उसके अलावा हम लोग देख लेंगे विदेशी, कह सकते हैं जिसे विदेशी नहीं, आप कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के संकेंद्रण के आधार पे या वैश्विक संबंधों के आधार पे देख सकते हैं। वैश्विक संबंधों के आधार पे देख सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रकार का और है, और वो है कि विषयों के आधार पे, या सॉरी विकास के आधार पे, विकास के आधार पे। अब हम लोग इसको देख लेते हैं नियंत्रण के आधार पे। तो नियंत्रण के आधार पे मतलब यह है कि नियंत्रण के आधार पे पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार पे बांटा गया है। पहला जो प्रकार है वो पूंजीवादी प्रकार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में ये होता है कि आप कह सकते हैं कि जो व्यवसायी वर्ग होता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, जो पूंजीपति होता है, वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। वह स्वतंत्र होता है, वह स्वच्छंद होता है, उसके ऊपर राष्ट्र या राज्य का नियंत्रण नहीं होता है। अपने नियम कायदे कानून वो बना सकता है, बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, आर्थिक गतिविधियों को फैला सकता है और पूरी दुनिया में बिजनेस व्यापार को फैला सकता है और सरकार उसे रोक नहीं सकती है। यानी कि बाजार क्या होता है, मुक्त बाजार होता है। उस पे बाजार पे या व्यवसाय पे या बिजनेस पे या व्यापारी पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक अमेरिका है।
सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है। आप जाकर देखिए, अभी मैं बताया ना कि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अमेरिका की, और 30 ट्रिलियन डॉलर की जो अमेरिका की इकोनॉमी है, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में एक है। यानी कि अभी तक आप कह सकते हैं कि दुनिया में अगर अर्थव्यवस्था के आधार पे देखा जाए तो दुनिया में नंबर 1 पे कौन चल रहा है? यूएसए। यूएसए का जो 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, 30 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे चीन है। चीन का 18 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पे शायद जर्मनी है, और जर्मनी का 5 पॉइंट समथिंग कुछ है उसका ट्रिलियन डॉलर। चौथे नंबर पे इस समय चल रहा है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, चौथे नंबर पे शायद इस समय इंडिया आ गए। चौथे नंबर पे अभी कोई एक और देश है, उसके नंबर शायद चौथे नंबर पे इंडिया आ चुका है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है 3.75 या 95 के आसपास आ चुकी है ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ये आर्थिक आंकड़े हैं, बदलते रहते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है। जिसको कन्फ्यूजन होगा गूगल कर लेगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर देश क्या है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की। अब समझ जाइए, 30 ट्रिलियन डॉलर का होने का मतलब है कि 100 रुपये में देखा जाए तो 30 रुपया उसके पास है। नहीं, इस तरह से एग्जांपल नहीं दे सकते हैं। आप दीजिए कि 30 ट्रिलियन डॉलर की ये है, 18 ट्रिलियन डॉलर की चाइना है, तो मतलब देखा जाए तो इसका दुगुना है चाइना। चाइना के दुगुना क्या है? अमेरिका है। और जर्मनी के 5 गुना, 5 छक्का 30, 6 गुना ज़्यादा बड़ा कौन सा है? अमेरिका है। और भारत से 10 गुना बड़ा इकोनॉमी है कौन? चाइना है। कितना बड़ा है? 10 गुना बड़ा इकोनॉमी। अब 10 गुना बड़ा इकोनॉमी है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं भी 10 गुना बड़ी हैं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उसका उसी तरह से होगा, ट्रेड एंड ट्रैफिकिंग भी उसी तरह से होगा, जीडीपी का लेवल भी उसका उसी तरह से है। तो इस प्रकार से हम बस ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूंजीवादी राष्ट्र है, उसने नियंत्रण विहीन व्यवस्थाएं लगाई, बिजनेस करने का मौका दिया, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, तकनीकी विस्तार दिया, बाजार को नियंत्रित नहीं किया, और वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ? उसका देश विकसित हो गया। अब एक और दूसरा नियंत्रण के आधार पे देखते हैं, जिसमें बाजार पे पूर्ण नियंत्रण होता है किसका? राष्ट्र का। और वो कौन सी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? समाजवादी। समाजवादी या साम्यवादी, दोनों एक ही वर्ड है। और ये जो एग्जाम्पल है, देखिए, कहने के लिए तो चाइना साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी राष्ट्र है, लेकिन अर्थव्यवस्था उसकी साम्यवादी नहीं है। बहुत ही डुअल स्टैंडर्ड का देश है वो। कभी हम लोग और चाइना बात करेंगे। और वो डुअल स्टैंडर्ड होने के पीछे उसके बहुत सारे लॉजिक हैं, और वो इस समय दुनिया का नंबर 2 देश है। लेकिन पूरी तरह से अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था देखना है तो रूस है। रूस में अभी भी जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो भारत में भी थी, मैं अभी बचाऊंगा एग्जांपल में, कि रूस में भी अभी जाएंगे तो जो बहुत बड़ी कंपनी होगी उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार जितना कहेगी वो प्रोडक्शन करेगा, सरकार जितना कहेगी उतना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, सरकार जितना कहेगी वो अपना प्राइस टैग बनाएगा। तो सब कुछ सरकार के हिसाब से होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि कंपनी उभर नहीं पाती है, कंपटीशन नहीं होगा। क्योंकि सरकार, अगर मान लीजिए कि हमको पेन बनाना है या मार्कर बनाना है, तो सरकार की एक कंपनी है वही सब कुछ करेगी, तो एक कंपनी अपने हिसाब से करेगी। जबकि अगर पूंजीवादी राष्ट्र में चले जाएंगे तो एक पेन की कंपनी नहीं होगी, 10 पेन की कंपनी होगी, और 10 अपने आप में ओपन मार्केट में कंपटीशन करेगी, प्रोडक्ट अच्छा देगा, उन लोगों के बीच में मोनोपोली नहीं रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, और नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल ग्रोथ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी और साम्यवादी में अंतर है। समाजवादी या साम्यवादी में राष्ट्र का, राज्य का बहुत ही बहुतेरे नियंत्रण होता है। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यवसायी अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता है, उसको राज्य के अधीन रह के काम करना होता है, राज्य के संचालन के अधीन काम करना होता है, नीतियों के अधीन काम करना होता है, इसलिए वो खुल के कुछ भी कर नहीं पाता है। तो ये समाजवादी हो गई और साम्यवादी हो गई, और ऊपर पूंजीवादी हो गया अमेरिका। एक तीसरी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहते हैं हम लोग मिश्रित। कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? पूंजीवादी को आपने समझ गया है कि यहाँ व्यापार, वाणिज्य, बाजार सब मुक्त है,
सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, व्यवसायी पे कोई नियंत्रण नहीं कि तुम किस प्रकार का बिजनेस प्रोडक्ट बनाओगे, किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाओगे, कहाँ बेचोगे कहाँ नहीं बेचोगे। बाजार भी एकदम ओपन है, बाजार में भी ट्रेड ट्रैफिकिंग और किसी प्रकार का टैक्सेशन एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया है जिसके तहत कि ऐसा एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए जिससे व्यापारी व्यवसायी हतोत्साहित हो, या मार्केट एकदम पूरा फ्री है बाजार के लिए। लेजेस फेयर बोलते हैं उसको, मुक्त बाजार बोलते हैं। दूसरा आपने देखा कि बाजार पे सरकार का नियंत्रण है, व्यवसाय पे सरकार का नियंत्रण है, नीतियों पे सरकार का नियंत्रण है। तो ये दोनों में अंतर, और भारत जो है वो दोनों के बीच से निकला और उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं। हमारे यहाँ बाजार का भी मुक्त रखा गया है, लेकिन बाजार पे नियंत्रण भी है। कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो शक्तिशाली हैं, तो कुछ सरकारी कंपनियां भी शक्तिशाली हैं। क्योंकि हमको क्या था, बीच से निकलना था, इसीलिए हमने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था रखा। लेकिन 1990 तक ही मिश्रित अर्थव्यवस्था था। उसके पहले आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी थी तो साम्यवादी व्यवस्थाएं थी, नेहरू थे तो साम्यवादी व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें बदलने लगी। 1990 के बाद से हमने अपना बाजार खोल दिया, हम पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन के तहत दुनिया के लिए अपने को अवेलेबल करा दिए। दुनिया का मार्केटिंग होने लगा, मतलब विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आने लगी, हमारी कंपनियां विदेशों में जाने लगी, हम पूंजीवादी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। तो आप कह सकते हैं कि उससे पहले 90 से पहले हम पूंजीवादी थे, मिश्रित थे। लेकिन अब 1990 के बाद से हम क्या हैं, पूरी तरह से पूंजीवादी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आप देख लिए होंगे कि हमारी अगर तेज़ी से 7 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट के साथ अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आप देख रहे होंगे कि बाज़ार भी हमारा मुक्त है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। सरकार की नीतियां हैं लेकिन वो लिमिटेड हैं, अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। पहले नौकरशाही ज़्यादा हावी था, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा हावी था। कोई बिजनेस करने जाइए तो सरकार के परमिशन लेना पड़ता था, 50 रंग की नोटंकी करनी पड़ती थी, उसको फिल्टर करके सरकार अब कम कर दी है। बहुत ज़्यादा ओपन विंडो सिस्टम डाल दिया है, बहुत सारा बिजनेस आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारा सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अधिकारियों के पीछे नहीं दौड़ना है। तो कुल मिला के ये व्यवस्था क्या है, अब शिफ्ट हो रहा है पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी की तरफ। क्योंकि हमको भी अब दुनिया के होड़ में शामिल होना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में न अमेरिका हमको न हड़का सके, न चीन हमको हड़का सके। तो इस प्रकार के देशों से अगर हमें लड़ना है तो उनके रास्ते पे चलना होगा और तेज़ी से उनको पछाड़ना होगा। तो इस पे हम लोग भविष्य में बातचीत करते रहेंगे, पॉलिसी मेकिंग वगैरह पे देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप समझ गए होंगे, ऊपर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, पूरी तरह बाजार अनियंत्रित था। नीचे आएंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था, बाजार नियंत्रित था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या था कि दोनों का सेमी, यानी बीच से निकले थे, कुछ नियंत्रित कुछ अनियंत्रित। अब क्या है, हम पूरी तरह से अनियंत्रित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग वैश्विक संबंधों के आधार पे। तो वैश्विक संबंधों के आधार पे दो अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था होती है और दूसरा एक खुला अर्थव्यवस्था होती है। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था अब बहुत कम है, और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि एक ऐसा देश जो अपना प्रोडक्ट बनाता है और अपने ही देश में उसका खपत कर लेता है, उसका पूरी दुनिया से के अर्थव्यवस्था से कोई इंटरेक्शन नहीं है। कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं तो अपने ही खरीद के, मान लीजिए हमने पेन बनाया, मान लीजिए हमने चप्पल बनाया, तो इतना ही चप्पल बनाए, इतना ही पेन बनाए जितने की हमारी व्यवस्था हो गई, हमारे लोगों के लिए जुम गया। हम ना बाहर भेज रहे हैं ना बाहर का सामान अंदर मंगा रहे हैं अपने देश में। तो ये बंद अर्थव्यवस्था है। दुनिया में बंद अर्थव्यवस्था इस समय बहुत कम बची है। बंद अर्थव्यवस्था जैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है कॉन्सेप्ट। लेकिन अमेरिका ने कुछ देशों पे ऐसे सैंक्शन लगा रखे हैं, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रसिया हो गया। अमेरिका आप भी जानते हैं गुंडाई करता है अपना। अभी इस समय ट्रम्प हुआ देखिए, पगलाया हुआ है, कुछ भी बोल देता है, लगता है भांग वांग पीता है हमको। मुझे तो लगता है कभी कि सूखा वाला जो नहीं, फेंटनिल वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है चाइना से, हल्का फुल्का मार के आ जाता है, ये भी कुछ भी बोल देता है भाई। मुझको तो शक होता है कहीं पिज्ज़ा बर्गर ज़्यादा खा लेता है लग रहा है। बहरहाल, तो ट्रम्प के स्थिति को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरफ से ये नौटंकी कर रहा है, ये कुछ भी कर सकता है। बहरहाल, तो बंद अर्थव्यवस्था जो है अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन पे अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, यानी कि उस पर अपना रोक लगा देता है। तो रोक लगा देता है तो ये कहता है कि अब तुमको वो देश, मान लीजिए ईरान पे लगा दिया रोक, तो ईरान को ये बोल देगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि जो भी ईरान से सामान खरीदेगा मैं उसको रगड़ दूंगा, और जिसको भी सामान ईरान बेचेगा, मतलब
एक ही बात हो गया कि ईरान सामान न खरीद सकता है, न किसी से बेच सकता है। खरीदने और बेचने वाले को डरा देता है वो। दुनिया का ताकतवर देश है, लोग डर जाते हैं। तो इस परिस्थिति में मान लीजिए ईरान से कोई ना खरीदेगा ना बेचेगा तो ईरान बंद अर्थव्यवस्था हो गई। नॉर्थ कोरिया से न कोई कुछ खरीदेगा ना बेचेगा तो बंद अर्थव्यवस्था हो गई। अभी सीरिया भी बंद अर्थव्यवस्था थी, उस पर भी बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे। वो बेचारे पेप्सी कोला और थम्सअप पिए बहुत दिन हो गया था बेचारों को। लेकिन अब क्या है कि गया मोहम्मद बिन सलमान से मिला, गलबहियाँ हुई, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुआ, बढ़िया देश है। तो एक आतंकवादी जो कि सीरिया में अभी उसका राष्ट्राध्यक्ष बना हुआ है, उस पर कभी लाखों डॉलर का अमेरिका ने ही बाउंटी डाला हुआ था। अमेरिका ने ही बाउंटी डाला हुआ था, मतलब कि अमेरिका ने ही उस पर क्या कर रखा था, लाखों डॉलर का इनाम रखा था। और लाखों डॉलर का इनामी आतंकवादी इस समय अमेरिका के नज़र में धूल के एकदम और चकाचक व्यक्ति हो चुका है। और सीरिया से क्या कर लिया गया है, जो सैंक्शंस थे वो सब हटा लिए गए हैं। तो सीरिया जो कभी बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, सीरिया को ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था तो पूरी दुनिया है, बंद अर्थव्यवस्था आजकल के समय में वही है जिस पे अमेरिका सैंक्शन लगा ले, नहीं तो बंद अर्थव्यवस्था जैसा कुछ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लोग एक दूसरे से सामान खरीद रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं। ट्रेड और टैरिफ और ट्रेड में टैरिफ वाली व्यवस्था ये चल रही है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक में है आप लोगों को। टैरिफ जो पढ़ रहे हैं, WTO हम लोग जो पढ़ेंगे तो टैरिफ वगैरह को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड को पढ़ेंगे, ये सब सिलेबस में है। तो दुनिया इस तरह से क्या है कि चल रही है सिस्टमेटिकली, और अब दुनिया बेहतरीन चल रही है। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था जैसा कुछ भी नहीं है, सब खुला अर्थव्यवस्था है। तो दो प्रकार का हो गया। तीसरा, विकास के आधार पे, विकास के आधार पे भी हम 3 प्रकार का देख सकते हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और एक अल्पविकसित देश है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था। एक से अल्पविकसित या विकसित, अविकसित या अल्पविकसित है, अविकसित है। ठीक है, और तीसरा विकासशील है। इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। सिंपल सा एग्जांपल हम दे देंगे कि विकसित का मतलब ये है कि वो राष्ट्र जो कि पूरी तरह से विकसित हो गए हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, कनाडा है। तो इस प्रकार के देश है विकसित है। विकसित देश का मतलब है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो चुका है, ढांचा बेहतरीन हो चुका है, हेल्थ, एजुकेशन, उसके अलावा उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं, रोडवेज, रोड, रेलवे, एयर वगैरह व्यवस्थाएं सब कुछ बेहतरीन चकाचक हो गई है। उनको सिस्टम बेहतरीन हो चुका है, वो अब क्या है बेहतरीन कर रही हैं व्यवस्थाएं। दूसरा, अविकसित मतलब गरीब राज्य हैं, जैसे आप जाम्बिया, जमैका, जो गरीब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैं, जिम्बाब्वे वगैरह देश जो हैं, तो जो साउथ अफ्रीका वाले, जो एकदम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाले, आप नेपाल को ले सकते हैं, अफगानिस्तान को ले सकते हैं। इस प्रकार के जो देश हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जो बहुत ही विकट परिस्थिति, सूडान जो देख लीजिए, सोमालिया देख लीजिए, तो ये अविकसित देश हैं, इनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। एक वो जो सिस्टम वाले हैं विकसित हो गए, एक बिना सिस्टम वाले कुछ भी नहीं है, वो गरीब हो गए। और फिर इसमें बीच में आते हैं विकासशील राष्ट्र, जहां भारत आ जाता है, कोइंसिडेंटली चीन भी अभी आता है विकासशील राष्ट्रों में। तो इस प्रकार से विकास के आधार पे भी 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह से 3 प्रकार से आप देख सकते हैं कि नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था को बाका पूंजीवादी, समाजवादी, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पे क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था और खुला अर्थव्यवस्था। और विकास के आधार पे भी विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम सेट है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे, और अर्थव्यवस्था को भी हम लोग बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। अब देखिए, बात आता है कि ये केवल सिस्टम है, और ये मेरा पहला वीडियो था, आप लोग बार बार कर रहे थे कि कुछ डेमो दे दीजिए, कुछ डेमो दे दीजिए। तो मैं पहले ही बता दिया कि सिस्टम अभी थोड़ा सा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ कि आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाऊँगा जो मैंने प्रॉमिस किया है। आप लोग देख चुके होंगे जितने लोगों का एडमिशन हुआ है, मैंने कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं डाला। टीम ने जो प्राइस रखा उसको भी डाउन करके मैं एडमिशन आप लोगों का दिलवा देता हूं। तो आप लोग परेशान ना हो, आपको सारी चीज़ें ऑन टाइम मिल जाएंगी। और मुझे भी पता है कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है,
एक बार ये सिस्टम अगर आपके नौकरी लग गई तो एक पेपर में आपको अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम में जो अधिकारी बनने का आपकी अपॉर्चुनिटी है ये नहीं खोने वाली है। मैं अपना पूरा मैक्सिमम दूंगा आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे, और कमेंट करके अपनी बातें बताइए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।